मध्यकालीन भारत में दास प्रथा के इस दूसरे भाग में हम विशेष रूप से फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो दास प्रथा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम भाग में जो हमने दास प्रथा का अध्ययन किया था उसमें हमने सल्तनत काल के प्रारंभ से लेके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक में हमने दास प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दास प्रथा का अलग से अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके समय में दास प्रथा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि अंततः इसने साम्राज्य के लिए बहुत नुकसान पहुंचाया और साम्राज्य की जो राजकोष है उसकी रीढ़ ही तोड़ दी उसने। फिरोज तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388। उसने दास प्रथा को इतना अधिक प्रोत्साहित किया कि अंततः साम्राज्य के लिए वह बहुत घातक सिद्ध हुई। एक तरह से उसने इस प्रथा के माध्यम से जो बेरोजगार मुसलमान थे उनके भरण पोषण की भी व्यवस्था की। जिन मुसलमानों के पास अपना को रोजगार नहीं था उनका संकट दूर करने के लिए उसने उन लोगों की सूची तैयार कराई और उन्हें अपने व्यक्तिगत दासों की सूची में भर्ती कर लिया और इस तरह से उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 2 लाख के आसपास लगभग 1,80,000 पहुंच गई। जब सुल्तान ने यह महसूस किया कि वह इन सभी दासों को कार्य नहीं दे सकता तो उसने अपने अधीनस्थ अमीरों को और अधिकारियों को भी अधिकाधिक दास रखने के लिए प्रोत्साहित किया। और जब सुल्तान को एक बार दास रखने का शौक लग गया, इससे सुल्तान की शान बढ़ने लगी, तो वह अधिकाधिक संख्या में दास रखने का प्रयास करने लगा। इतिहासकार अफीक ने जो विवरण दिया है उससे हमें बड़े विस्तार से प्राप्त जानकारी होती है। उसके विवरण के अनुसार लगभग 40,000 दास तो सदैव शाही महल में सुल्तान और उसके शाही परिवार की सेवा में लगे रहते थे। दासों की देखरेख के लिए अलग विभाग खोला गया था। दासों के लिए पृथक कोष और दीवान थे। दासों की शिक्षा का भी प्रबंध किया जाता था और उनको विभिन्न हस्तकलाओं में शिक्षा दी जाती थी। इस प्रथा के बारे में अफीक और विस्तार से लिखते हैं। हम अफीक के ही शब्दों का उल्लेख इस व्याख्यान में कर देते हैं। सुल्तान फिरोज के समय में यह प्रथा थी कि प्रतिवर्ष अक्ताओं से जो मुक्ते आते थे सुल्तान के समक्ष, वे अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक प्रकार के उपहार लाते थे। बहुमूल्य घोड़े, अरबी घोड़े, बहुमूल्य युवक, हाथी, विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, असंख्य सोने चांदी के बर्तन, अस्त्र शस्त्र, अन्य जानवर आदि प्रत्येक अपनी अक्ता की हैसियत के अनुसार लाते थे। वे प्रत्येक प्रकार की वस्तु कोई भी 100, 50, 20, 11 की संख्या में लाकर प्रस्तुत करते थे। वे दास भी लेकर आते थे। सुल्तान ने इस प्रकार का आदेश दिया था कि अक्ताओं के जो मुक्ते हैं वे जो उपहार लाते हैं उसका मूल्यांकन करके उसमें से जो महसूल है वो मुजरा कर दिया जाए। सुल्तान फिरोज शाह ने अपार उपहार का नियम बनाया। इससे पूर्व के सुल्तानों के समय में यह प्रथा नहीं थी। जो मुक्ति अपनी अक्ता से आता था वह उससे जो कुछ भी होता था वह सुल्तानों की सेवा में प्रस्तुत कर देता था। वह उपहार जो है महसूल में से मुजरा नहीं होता था। लेकिन फिरोज शाह ने अपने राज्यकाल में यह आदेश दे दिया कि मुक्तों का चूँकि व्यय बहुत अधिक होता है उन्हें उपहार से क्षमा कर दिया जाए और कष्ट न दिया जाए। और उसने आदेश दिया कि जो मुक्ति अपनी अक्ता से आए तो जो चीज़ें उनकी अक्ता में होती हैं उन्हें बहुत बड़ी संख्या में ले आएँ और उसका मूल्य कर में मुजरा कर दें, जिससे दोनों ओर से सम्मान प्राप्त हो। मुक्ति का भी सम्मान बना रहे और राज सिंहासन के समक्ष बादशाह के योग्य उपहार भी प्रस्तुत हो जाए। पूरे 40 वर्ष तक इस नियम का पालन होता रहा। लेकिन जो मुक्ति अधिक दास उपहार में प्रस्तुत करता उस पर फिरोज तुगलक विशेष रूप से कृपा पात्र होता था।
जो थोड़े दास प्रस्तुत करता था उस पर उसी अनुपात से अनुकंपा प्रदर्शित की जाती थी। इससे अक्तादारों को यह विश्वास हो गया कि सुल्तान को यदि दास भेंट किए जाएं तो उससे सुल्तान की कृपा प्राप्त करना ज़्यादा आसान होगा। सुल्तान के प्रयास से कुछ ही वर्षों में असंख्य दास एकत्र हो गए और जब सुल्तान ने देखा कि दास बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हो गए तो उसने उनको अलग अलग स्थानों पर रहने के लिए भेज दिया। मुल्तान, दीपालपुर, हिसार, फिरोजा, समाना, गुजरात और अन्य स्थानों पर रहने के लिए उसने दासों को जहाँ भेजा उसी अक्ता में से उनके रहने खाने का प्रबंध किया और जो दास दिल्ली में थे उनके लिए वेतन निश्चित किया। यह वेतन टंका में होता था, किसी को 100 टंका, किसी को 50, किसी को 40 टंका। साधारण जो थे उनको 20 टंका नियुक्त किया गया, लेकिन 10 टंके से किसी को कम नहीं प्राप्त होता था। प्रति मास अथवा प्रति छठे मास, तीसरे मास बिना किसी कमी के उन्हें यह धन खजाने से प्राप्त हो जाता था। कुछ दास जो हैं कुरान पढ़ने, कुरान को कंठस्थ करने, धार्मिक शिक्षा और कुछ लिखने का भी कार्य करते थे। कुछ हज के लिए भी चले जाते थे। कुछ दासों को कारीगरी का काम सिखाने के लिए शिल्पकारों को सौंप दिया जाता था। इस तरह से 12,000 दास जो है शिल्पकार बन गए थे। फिरोज शाह ने इन सभी दासों को जो कि नगर और अख्ताओं में एकत्र हो गए थे उनको सुखी रखने का प्रयास किया। बादशाह का उनको सुखी रखने का प्रयास इस हद तक पहुंच गया कि उसने दासों की भर्ती करने और निरीक्षण करने वाले अधिकारी, दासों के ऊपर जो धन व्यय होता था उसकी जांच करने वाला अधिकारी नियुक्त किया। केवल इतना ही नहीं, दासों के व्यय के लिए खजाना पृथक से, दासों के लिए इस तरह से उसने दासों के लिए अनेक अधिकारी नियुक्त किए। जब सुल्तान फिरोज शाह कहीं जाता था तो बहुत सारे दास जिसमें धनुष बाण चलाने वाले वो पृथक समूह बना के आगे आगे चलते थे। कई हजार दास तलवार चलाने वाले, युद्ध करने वाले दास, शिकार खेलने वाले दास आदि, घोड़े पर सवार दास परिजनों सहित हजारों की संख्या में पृथक पृथक बादशाह के पीछे चलते थे। इस प्रकार समस्त शाही कारखानों में बहुत सारे आबदार, शराबदार, जमादार, मतबखी, इत्रदार, तखतदार, चत्रदार, शमादार, पर्दादार, जानदार, सिलहदार, शिकरादार, यूजीबान, सिंह गोशदार, पीलबा, सतूर, खासदार इत्यादि तथा महल के भीतर एवं बाहर अलम खान, यात्रा और महल में नौकत पास, चौकी, किताब खान में कुरान पढ़ने वाले दास, दीवानों में मुहर्रिर और कुछ दास दीवाने अर्ज में और दीवाने वजारत में तथा कुछ दास मुक्ते, परगना में और शहनगाने महल आदि में नियुक्त हुए। इस प्रकार सुल्तान फिरोज शाह ने कोई भी स्थान दासों से रिक्त नहीं छोड़ा था। दिल्ली सल्तनत में किसी भी बादशाह ने अलाउद्दीन के अतिरिक्त इतने दास एकत्र नहीं किए थे, लेकिन अलाउद्दीन के समय में भी दासों की संख्या 50,000 ही थी और वे उसके परामर्शदाता थे। फिरोज तुगलक की दास प्रथा साम्राज्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। हालांकि जिन दासों ने शिल्प और उद्योग सीखा वे शिल्पकार बन गए, लेकिन और उससे राज्य को लाभ पहुंचा, लेकिन राजकोष पर बहुत अधिक भार पड़ा। इसके अतिरिक्त ये जो दास थे फिरोज तुगलक के इतने वफादार नहीं थे जितना कि उसने सोचा था। उनके षड्यंत्रों ने फिरोज तुगलक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के विनाश को शीघ्र ही निकट ला दिया और आखिरी समय में हालत यह हो गई कि ये दास इतने दुस्साहसी बन गए कि उसने स्वयं फिरोज तुगलक के वंशजों के राजकुमारों के सिर काट डाले और उन्हें दरबार के दरवाज़ों पर लटका दिया। निस्संदेह फिरोज तुगलक ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। उसने चाहा होगा कि उसके निष्ठावान शाही गुलामों का समूह बन जाए जो उसके प्रति और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति सदैव वफादार रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो
दास जिन्हें कि फिरोज तुगलक ने इकट्ठे किए थे, वे उसके ही परिवार के दुश्मन बन गए। अब हम देखते हैं मुगल काल में दास प्रथा। मुगल काल में दास प्रथा थी तो सही, परंतु बहुत अधिक नहीं थी। न उन्हें इतनी छूट थी जितनी कि सल्तनत काल में थी, न ही उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी। उन्हें राजनीति में भाग लेने और शासकीय पद प्राप्त करने के भी अवसर नहीं मिलते थे। पूरे मुगल काल में हम एक भी ऐसा उदाहरण नहीं देखते कि किसी भी दास ने निम्न स्थिति से, अपने दासत्व की स्थिति से उठकर अच्छा पद प्राप्त किया हो। केवल बादशाह और दरबारी ही नहीं, जागीरदार, अमीर लोग भी दास रखते थे और इन दासों के बल पर ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष को रखा जाता था, जिन पर बहुत अधिक खर्च होता था। दास दासियां रखने के बारे में ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, बहुत सारे अमीरों के बहुत से नौकर होते थे। फील खाने, अस्तबल और रसोई घर में सैकड़ों नौकर काम करते थे। गुलामों की संख्या बहुत अधिक होती थी। अमीरों के साथ बहुत से आदमी चलते थे। कोई प्रतिष्ठित मनुष्य सड़क पर बिना नौकरों गुलामों के चलता ही नहीं था। मुगल काल में हिजड़ों को भी दरबार की सेवा में रखने की एक प्रथा प्रारंभ हुई थी। विशेष रूप से उन्हें शाही महल जनान खाने की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार पूरे मध्यकाल में दास प्रथा का बड़ा प्रचलन था। प्रारंभ में यह प्रथा भले ही लाभप्रद रही हो, परंतु बाद में इससे हानि ही अधिक हुई।